Good morning, students. Dear students, good morning. Good Good morning, morning, sir. आवाज सुनाई दे रही है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear है. Let's continue OCM chapter 1 first. The name is Introduction of Commerce and Business. हमने अब तक जो पढ़ा है, of course वो important है और अब के बाद जो पढ़ेंगे वो भी उतना ही important है. हमने पढ़ लिया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रोफेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा. बिजनेस का मीनिंग सबको आता है, बिजनेस के फीचर्स पढ़े हमने. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? Business objectives. यस, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस दो तरह के होते हैं, इकोनॉमिक एंड Social. Non-social. ठीक है. अब देखिए बिजनेस का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये तो हमने समझ लिए. आज हम कुछ एक और टॉपिक लेके उस पर डिस्कस करेंगे. व्हाई डू वी डू बिजनेस मेनली? टेल मी, बिजनेस क्यों करते हैं हम? Earn profit के लिए. Profit. यस. तो सवाल ये उठता है कि बिजनेस को प्रॉफिट चाहिए तो क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड प्रॉफिट? तो आज हम चर्चा करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट को लेकर, कि प्रॉफिट का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रॉफिट इतना अहम क्यों है, प्रॉफिट का इंपॉर्टेंस क्या है. सो दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट और रोल ऑफ प्रॉफिट और नीड ऑफ प्रॉफिट यू कैन से. इसको लेकर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. लेकिन जैसा मैं कहता हूँ हमेशा की तरह, फिलहाल किसी भी बुक की जरूरत नहीं है. बोर्ड पे लिखी हुई बातों को समझिए, ये सब शॉर्ट नोट्स है. ओके, इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो नहीं किया, आप लोग देख रहे हैं. ओके, तो these are in the form of notes, short notes, or you can say in the form of phrases, not in the form of sentences. कंपाइल करके आपको प्रॉफिट का रोल समझाऊंगा, उसको लेकर कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे. किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं. क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रॉफिट. सबसे पहले प्रॉफिट ढूंढा कैसे जाता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है. कैन यू सी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू Total revenue minus total cost. टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. बच्चों, हम जब बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में हमारे पास जितना पैसा आता है इनकम के रूप में, उसको हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं. और उस टोटल रेवेन्यू में से उस बिजनेस को चलाने के सारे खर्चे, उनको टोटल कॉस्ट कहते हैं, और उन कॉस्ट को माइनस किया जाता है. जैसे कि हम लोग एक दुकान चला रहे और उस दुकान में साल भर में हमने 10 लाख रुपए कमाए. 10 लाख रुपए कमाए यानी 10 लाख रुपया हमारी रेवेन्यू है. रेवेन्यू कैन बी कॉल्ड एज इनकम. इन शॉर्ट, रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको अकाउंट्स में समझाऊंगा. फिलहाल ओसीएम में दोनों एक ही है, ये समझ जाइए. मैं अपना ही एग्जांपल दूं. समझो मैंने आपको पढ़ाया है, सभी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ. हम लोग एफआईजीसी से टीवाई बीकॉम मैथ के बच्चों को पढ़ाते हैं. मेरे पास टोटल आपसे जो फीस मिली वो थी 10 लाख. 10 lakh rupees I collected in the form of fees from you all. So that 10 lakh is my revenue. वो मेरा रेवेन्यू है. लेकिन बच्चों, क्लासेस को चलाने के लिए हमें खर्चा भी तो करना पड़ेगा ना. स्टेशनरीज देनी पड़ती है, स्टडी मटेरियल देना पड़ता है. ये जूम का ऐप जो है ये हम लोग ने सब्सक्राइब किया, इसके चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है. वी हैव टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. दैट मीन्स के मेरे पास 10 लाख रुपए आए, लेकिन क्या वो 10 लाख रुपए पूरा मेरा प्रॉफिट है? टेल मी यस या नो. उसमें से मैं सारे एक्सपेंसेस लेस करूंगा. ओके, और मैंने हिसाब किया, बैठा, स्टडी मटेरियल क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या. हो सकता है ये जगह मैंने किराए पे ली है तो रेंट पे करना पड़ेगा. सारे एक्सपेंसेस मैंने टोटल किया तो टोटल खर्चा मिला 6 लाख. So my revenue is 10 lakhs and the total expenses or cost amounted to 6 lakh. तो मेरे पास बचा कितना? 4 lakh. lakh. 4 lakh is Profit. my profit. 4 lakh is my profit. It is quite simple. ये तो आप लोग प्रॉफिट लॉस तो अपने स्कूल में मैथ्स में भी किया होगा.
So this is the formula for calculating profit. Profit is equal to total revenue minus total cost. Like in my example, my total revenue is, bolo, 10 10 lakh. lakh, total cost is, 6 lakh, 6 lakh. so my profit is, 4 4 lakh. 4 lakh. lakh. सबका अपना अपना तरीका है प्रॉफिट लॉस ढूंढने का. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम दो टाइप के प्रॉफिट ढूंढते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है. प्रॉफिट के भी बहुत सारे अलग अलग नाम रखते हैं लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट. वो सब अकाउंट्स में आप थोड़ा थोड़ा करके सीखोगे. लेकिन यहाँ पर ओसीएम में प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बस आया माइनस गया इज इक्वल टू बचा. 10 लाख आया उसमें से 6 लाख गया इज इक्वल टू 4 लाख बचा, वो मेरा प्रॉफिट है. और इस प्रॉफिट की जरूरत मुझे एज अ बिजनेसमैन क्यों है? Why do we need profit? Why do we have to earn profit? What is the importance of profit? What is the role of profit? Role of profit को लेकर आज आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में 7 पॉइंट्स ही है, लेकिन डायग्राम में 8 पॉइंट्स दिए. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ये जो रोल ऑफ प्रॉफिट है ना, उसका एक डायग्राम दिया है, आप लोग देखना. वो डायग्राम में टोटल 8 पॉइंट्स है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में 7 ही है. एक पॉइंट कम है, लेकिन जो कम है वो भी मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है. तो टोटल 8 पॉइंट्स है जिससे हम साबित करेंगे कि हमको प्रॉफिट की जरूरत क्यों होती है, प्रॉफिट का रोल इतना अहम क्यों है. एक एक करके समझाता हूँ. लेट्स सी द पॉइंट्स. सबसे पहला ए, कोई पढ़ना चाहेगा? क्या लिखा है ए? Returns to the investors. रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स में क्या लिखा है? वो आगे सेंटेंस भी पढ़ो प्लीज. Investors receive fair returns only in adequate profit are अर्नड. earned. देखो बहुत सारे बिजनेस होते हैं ना, उस बिजनेस में बिजनेस को मैनेज कोई और करता है, लेकिन उस बिजनेस में पैसा किसी और का लगा. आपने फाइनेंसर्स का नाम सुना है कि नहीं? फाइनेंसर्स जो फाइनेंस. Yes, sir. तो जो मेरी दुकान है उस दुकान का मैं एक पार्टनर हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन उस दुकान में सारा पैसा मेरा नहीं लगा है. मेरे और 2-3 दोस्त है, उनका भी पैसा लगा है. तो मेरे वो 2-3 दोस्त कौन हो गए? इन्वेस्टर्स हुए कि नहीं? राइट. Yes, sir. Yes. जो हमारे इन्वेस्टर्स रहते हैं वो ये चाहेंगे, मेरे चारों दोस्त, तीनों दोस्त ये चाहेंगे कि यार इसको इतना पैसा दिया, इसके बिजनेस में लगाया है, तो हमको कम से कम फेयर रिटर्न तो मिलना चाहिए कि नहीं. अगर वही दोस्त अपना पैसा मुझे नहीं देते और बैंक को देते, तो बैंक उनको इंटरेस्ट देती कि नहीं. तो Yes, इसलिए sir. हर इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमको उसके सामने एक फेयर रिटर्न मिलना चाहिए. और वो फेयर रिटर्न क्या है बच्चों? Profit. Profit. तो फेयर रिटर्न्स अगर 4 पार्टनर है तो चारों को पैसा देना चाहिए. 40 है तो 40 को मिलना चाहिए, लेकिन 40 हो, 4 हो, 10 हो या 20 हो या 1 हो, सबको फेयर रिटर्न्स कब मिलेगा? जब बिजनेस में क्या होगा? एडिक्वेट Profit. Profit. एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त. तो बिजनेस के पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए कि वो अपने इन्वेस्टर्स को पे कर सके. So why profit is important? Why the role of profit is important? Because investors receive fair returns only if adequate profits are earned. अगर insufficient profit कमाया या लॉस हुआ तो हमारे इन्वेस्टर्स को फेयर रिटर्न्स नहीं मिले, जितना मिलना चाहिए नहीं मिले. यस, बॉयज में से कोई पढ़ेगा सेकेंड पॉइंट? Research and development, R&D. यस, Firm can spend more on R. बेटा इसको पढ़ेंगे फार्म. इसको क्या पढ़ेंगे? फार्म. Firm can spend more on R&D for better technology and innovative products if adequate profit are earned. Yes. So he says फर्म का मतलब क्या होता है पता है? जो बिजनेस करने वाले लोगों का ग्रुप होता है ना, उसको फर्म कहते हैं. तो बिजनेस करने वाला जो समुदाय है, अकेला है, 4 लोग मिलकर कर रहे हैं, उसको फर्म कहते हैं. फर्म कैन स्पेंड मोर ऑन R&D. आज बड़ी बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो टाटा से, बिरला से, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, ये लोग R&D पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, रिसर्च पे. आपकी मोबाइल कंपनी ने ये फोन लॉन्च किया, उसके बाद वो बिजी हो गई दूसरा फोन लॉन्च करने के लिए. क्या नया फोन में क्या डालूं और कौन सा नया फोन पब्लिक को दूं. तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, बिजनेसमैन बिजी रहते हैं R&D में. व्हाट ही सेज, फर्म कैन स्पेंड मोर ऑन R&D. R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर बेटर टेक्नोलॉजी
एंड इनोवेटिव, और कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब कब होगा? जब वो लोग क्या कमाएंगे? Sufficient profit. आईफोन का हर थोड़े दिनों में नया मॉडल आता है कि नहीं? बोलिए यस या नो। Yes. हाँ सर। Yes, sir. स्मार्टफोन का, एंड्रॉइड का हर थोड़े दिन में नया मॉडल आता है कि नहीं? तो वो कंपनी में इतनी डेयरिंग है कि वो महीनों तक R&D करते हैं। उनके टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट करोड़ों रुपए उनके पीछे खर्च करते हैं, तब जाके उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, तब जाके वो नया प्रोडक्ट हमारे सामने लेके आते हैं। तो R&D में उनके पैसे खर्च होंगे, और R&D में पैसे खर्च तभी कर पाएंगे ना जब बिजनेस में क्या होगा? एडिक्वेट Profit. Profit. So this is the second role, that with the help of profit, we can spend more and more money on R&D for better technology, and also you can say improvements in our products. We can make improvements. कुछ नया और नया, something better. पिछले साल हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, और इस साल ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। इस साल हमने और कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ और नया तरीका हम ढूंढ के लाए बच्चों के लिए पढ़ाने का। तो कुछ ना कुछ ये सब करना पड़ता है, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स हमको लेने पड़े। तो वो जब आप इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ नया करते हो तो उसके लिए पैसा तो होना चाहिए ना जेब में, इसलिए प्रॉफिट होगा तो ये होगा। सो पहला रीजन इसने दिया है प्रॉफिट के रोल को लेकर, कि रिटर्न्स हम दे सके हमारे इन्वेस्टर्स को। दूसरा, हम लोग R&D कर सके, इसलिए प्रॉफिट होना चाहिए। गर्ल्स में से और कोई पढ़ना चाहेगा? थर्ड पॉइंट, Growth and expansion. Portion of profit can be used for growth, expansion, and diversification. यस, अगर प्रॉफिट होगा तभी ग्रोथ और एक्सपांशन। हमारे क्लासेस वाले ही आपने देखे होंगे कि अंधेरी में ब्रांच है, बोरीवली में ब्रांच है, इधर ब्रांच है, या आप मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट में गए होंगे, या डोमिनोज के आप आउटलेट्स देखे होंगे। जगह जगह पे है कि नहीं उनके आउटलेट्स? एक्सपांशन होता है, उसको कहते हैं एक्सपांशन या ग्रोथ। अब वो एक्सपांशन ग्रोथ कब होगा? जब एक ब्रांच उनकी हिट होगी, तभी तो दूसरी ब्रांच खोलेंगे वो, राइट? Yes. तो इसलिए प्रॉफिट क्यों जरूरी है? क्योंकि वो ग्रोथ और एक्सपांशन में मदद करता है। क्योंकि हम जब एक्सपैंड करते हैं तो प्रॉफिट का एक हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं। मैंने 10 लाख कमाए तो मैं पूरा 10 लाख घर पे लेके नहीं जाता, उसमें से 4 लाख लेके जाता हूँ, और 4 लाख रुपए से मैं कहीं और दूसरा बिजनेस को बढ़ाने के लिए और कोशिश करता हूँ। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, portion of profit can be used for growth, expansion and diversification. Diversification का मतलब पता है किसी को? Diversification का मतलब अलग अलग दिशा में कोशिश करना, मतलब नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करना। बच्चों, गोदरेज कंपनी का नाम सुना है आपने? गोदरेज Yes, हाँ sir. सर। गोदरेज कंपनी सबसे पहले लोखंड, आयरन की चीजें बनाती थी, कपड़ और लॉक्स, ताला चाबी मेन उसके लिए फेमस है गोदरेज। लेकिन आज गोदरेज रेफ्रिजरेटर भी बना रहा है, ट्यूबलाइट भी बना रहा है, पंखा भी बना रहा है, साबुन भी बना रहा है, कॉस्मेटिक्स भी बना रहा है। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ओके, जैसे अभी हम कुशल इंस्टीट्यूट में कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आगे चल के हम साइंस स्ट्रीम भी शुरू कर सकते हैं, आगे चल के हम आर्ट्स वाले बच्चों का स्ट्रीम भी शुरू कर सकते हैं, और प्रोफेसर्स को हायर करके कर सकते हैं कि नहीं? बोलो। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन ये सब करने के लिए फाइनेंस और प्रॉफिट चाहिए कि नहीं? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. So if you want to expand your business, if you want to grow your business, if you want to diversify your business, we need profit, because a certain portion of profit is required to be invested. Point number 3 समझ में आ गया? Point number 4, yes. Girls, कौन पढ़ेगा? Increases efficiency. Due to profits, sir blur आ रहे हैं, हाँ. Due to profits, quick payments can be made to employees, which motivates them to work hard. Other dues are also paid in time. All such increases efficiency. Efficiency क्या होता है? पहला सवाल, efficiency का मतलब होता है आप अपने काम में माहिर हो जाते, कुशलता। efficient मतलब कुशल। जब आप अपने काम में माहिर हो जाते हो तो काम आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है।
अगर आप दिल से काम करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो तो आप एफिशिएंट बन सकते हो। हर चीज में एफिशिएंसी आ सकती है, जरूरत है प्रैक्टिस की। तो इसने लिखा है कि अगर प्रॉफिट होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी। बिकॉज ड्यू टू प्रॉफिट, ड्यू टू का मतलब पता है आपको? ड्यू टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, की वजह से, प्रॉफिट की वजह से क्विक पेमेंट्स कैन बी मेड टू एम्प्लॉइज। हमारा बिजनेस है, हमारी दुकान है, बड़ी दुकान है या हमारा रेस्टोरेंट है, उसमें हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो वो पूरी दुकान या रेस्टोरेंट एम्प्लॉइज के बल पे ही चलेगी कि नहीं, बोलिए? Yes, sir. आप अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, रेस्टोरेंट का मालिक तो काउंटर पे बैठे पैसा गिनता है, बिल लेता है, मेहनत कौन करता है? Employees. उसके किचन का स्टाफ, वो जो डिलीवर करते हैं वो, और जो पार्सल देते हैं वो। अगर वो मेहनत नहीं करे तो आपका होटल या आपका रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? उन्होंने गड़बड़ कर दी तो आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे? तो इसलिए अपने एम्प्लॉइज को सही पगार देना जरूरी है। तो प्रॉफिट्स होगा तभी तो सही पगार दे पाओगे। Profits, quick payments can be made to employees. We can make quick payments. अच्छा कमा रहा है, तुरंत पगार दिया, एम्प्लॉय खुश, और एम्प्लॉय खुश होगा तो मोटिवेट होगा, उसको टाइम पे सैलरी मिली, थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन दे दिया, ओके 5,000 सैलरी है, उसको 5.5 दे दी, वो खुश हो गया, अरे, और वो दिल से काम करेगा, विच मोटिवेट्स देम। इससे उनको मोटिवेशन मिलेगा। जब अच्छा प्रॉफिट होगा और बॉस उनको अच्छा पगार देगा तो उनको मोटिवेट मिलेगा, विच मोटिवेट्स देम टू वर्क हार्ड। तो ये पहला फायदा कि आपके एम्प्लॉइज को अच्छा पेमेंट करोगे तो वो मोटिवेट होके अच्छे से काम करेंगे। दूसरा फायदा, आपका सब बाहर का कर्जा भी आप चुका पाओगे। देखिए लिखा है, अदर ड्यूज आर ऑल्सो पेड इन टाइम। आप बाकी ड्यूज भी चुका पाओगे, गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्स पे कर पाओगे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का टाइम पे लाइट बिल भर पाओगे, मकान मालिक को भाड़ा दे पाओगे, सारे पेमेंट्स टाइम पे कर पाओगे अगर आपने क्या कमाया? Profit. Profit. लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर लाइन लग जाएगी मांगने वालों की, एम्प्लॉइज और उनके पीछे गवर्नमेंट और उनके पीछे ये, और इसमें से अगर गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया तो जेल में भी जाना पड़ेगा, टैक्स नहीं भरा तो पेनल्टीज होगी, पनिशमेंट होगी, है ना? तो इसलिए प्रॉफिट्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रॉफिट वी कैन इंक्रीज आवर एफिशिएंसी। जब इन सब लोगों को उनका पैसा टाइम पे मिल जाएगा तो हर कोई काम में ध्यान देगा, दिल से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, और आपके बिजनेस की एफिशिएंसी और बढ़ेगी। इसलिए अच्छी अच्छी कंपनियां जिनका हम नाम लेते हैं बार बार, टाटा, बिरलास, रिलायंस, ये बड़ी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉइज हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी उनका ध्यान रखती है, उनको सही पेमेंट, उनके बच्चों के लिए कंपनी काम करती है, उनकी फैमिली के लिए मेडिकल अलाउंस, एजुकेशनल अलाउंस, क्या क्या करते हैं ये लोग अपने एम्प्लॉइज के लिए। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट उतना है कि वो सब कर पाते हैं। तो जिसका जैसा बिजनेस उसके हिसाब से उसको मदद करनी चाहिए, लेकिन वो तभी कर पाएगा अगर वो प्रॉफिट कमाएगा, इसलिए प्रॉफिट की जरूरत है। बॉयज, नेक्स्ट पॉइंट, Means of livelihood. Businessmen can live a decent standard life and satisfy their needs. यस, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अभी मैं अगर बिजनेसमैन हूं तो मैं, ये बात तो मैंने बता दी कि मुझे दूसरों को टाइम पे पेमेंट करना है, मुझे बिजनेस को बढ़ाना है, लेकिन बच्चों मेरी खुद की भी तो लाइफ है ना। मैं भी तो चाहूंगा कि मेरे भी बीवी बच्चों को एक डिसेंट लाइफ मिले, मेरे भी घर में वो सारी चीजें हो जो मैं चाहता हूँ। तो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे तो प्रॉफिट की जरूरत इसलिए है ताकि वो अपना मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कमा सके। सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड बताया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, याद है? Yes. लाइवलीहुड मतलब आजीविका, जिंदा रहने के साधन, रोटी कपड़ा और मकान के अलावा कंफर्ट्स, लग्जरीज, प्रेस्टीज, पता नहीं क्या क्या हम सबको चाहिए। वांट्स आर अनलिमिटेड। तो बस हम भी चाहते हैं कि हमारे पास भी वो सारे ऐशो आराम हो, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो। बिजनेसमैन कहता है इसलिए मुझे प्रॉफिट चाहिए। सो प्रॉफिट हमको मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कमाने के लिए हेल्प करता है। बिजनेसमैन कैन लिव अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ, एक ऐसा डिसेंट स्टैंडर्ड वाला लाइफ, यानी डिसेंट मतलब थोड़ा ऊंचे कद का, एक अच्छे स्तर का लाइफ वो जी सकते हैं, एंड सेटिस्फाई देयर नीड्स, और अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। बट दैट इज पॉसिबल ओनली इफ दे अर्न Adequate profit. adequate profits. Yes, so that's why profits are important.
So this question can be also replaced as importance of profit, वो भी कह सकते हैं उसको. Benefits of profit, profit के फायदे. चलो girls. Reward for risk. Reward for risk. Profit is the reward for bearing mainly on non-insurable risk. Uncertainties like change in demand, change in fashion, change in government policy, change in technology, etc. Yes, it's a reward. हम बोलते हैं ना मेहनत करो तो फल मिलेगा. मेहनत को इंग्लिश में कहते हैं एफर्ट्स, तो फल को इंग्लिश में कहते हैं रिवॉर्ड. आज अभी मैंने कहा कि दुकान में होटल में जो मालिक है वो तो काउंटर पे बैठे नोट गिन रहा है, बाकी पूरा स्टाफ काम कर रहा है बच्चों, लेकिन वो सारा रिस्क कौन उठा रहा है? बिजनेस में रिस्क कौन उठाता है? मालिक उठाता है कि एम्प्लॉइज? मालिक ओनर. भले ही वो कुर्सी पे बैठा है, लेकिन कल को उठ के अगर कोई शॉर्टेज हो गया या नहीं चली रेस्टोरेंट्स की, तो वो तो रोड पे आ जाएगा, उसके बीवी बच्चे भूखे मरेंगे. जो उसका स्टाफ है वो तो छोड़ के किसी और रेस्टोरेंट में चला जाएगा काम करने, लेकिन जो मालिक है वो सफर करेगा. इसलिए क्योंकि हर बिजनेसमैन रिस्क उठाता है, और खास करके कौन से रिस्क? अनसर्टेनिटीज को उठाता है. मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में दो तरह के रिस्क होते हैं, इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड. इंश्योरेबल, नॉन इंश्योरेबल. फायर, थेफ्ट, डैमेज, एक्सीडेंट, इसका इंश्योरेंस होता है, लेकिन किसका इंश्योरेंस नहीं होता? चेंज इन डिमांड, चेंज इन फैशन, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनका इंश्योरेंस होता है क्या? No, sir. ये सारे जो रिस्क है इनको कहा जाता है अनसर्टेनिटीज. और अनसर्टेनिटीज किसको बेयर करना पड़ता है? बिजनेसमैन को. और वो उठाता है. मैं क्या रिस्क उठा रहा हूँ ये आपको दिखाई नहीं देगा, वो मुझे ही पता है. तो मैं वो रिस्क उठा रहा हूँ, इसलिए उसका मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए. और वो रिवॉर्ड क्या है? Profit. So profit is the reward. So it is a reward for risk. Profit is the reward for bearing. Bearing मतलब झेलना, बर्दाश्त करना. What kind of risk mainly? Mainly what kind of risk? Non-insurable risk. Non-insurable uncertainty. जिसको हम क्या कहते हैं? Uncertainties. अनिश्चितता. चलो इंश्योरेबल रिस्क है, वो तो मैं इंश्योरेंस निकलवाऊंगा तो थोड़ा टेंशन कम हो गया, लेकिन जो अनसर्टेनिटीज है वो तो मुझे ही बेयर करनी पड़ेगी, मुझे उठानी पड़ेगी. Uncertainties we have a few examples like change in demand. डिमांड बदल गया, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे थे उसका डिमांड बदल गया, या उसका फैशन बदल गया, या गवर्नमेंट बदल गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई, या टेक्नोलॉजी बदल गई. ठीक है, तो बिजनेसमैन बेचारा सड़क पे आ जाएगा. अभी आप लोग के पेरेंट्स को आप लोग पूछिए, या आपने देखा भी होगा, या शायद किसी के घर में होगा, पुराना टीवी पता है ना, डब्बे वाला टीवी. Yes, sir. अभी तो मोस्टली सबके घर में स्लिम टीवी जो दीवार पे लग जाता है, एलसीडी एलईडी लग गया, लेकिन पहले जो डिब्बे वाले टीवी आते थे, क्या अब वो इतने चलेंगे जितना ये बाकी के टीवी चलते हैं? No, sir. Why not? Because the technology has got changed. आपके मोबाइल फोन की बात करूं, आपके पेरेंट्स को पूछना, पहले इतना हैवी इंस्ट्रूमेंट आता था फोन का, हैवी टच स्क्रीन नहीं. अभी भी कुछ बुजुर्गों के पास होंगे, क्या वो अभी चलेगा? आप ज्यादा बेचना चाहोगे तो नहीं. No. It is called change in technology. जब टेक्नोलॉजी बदलती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, और अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी का बिजनेस कर रहे हो तो बंद हो जाएगा. So all such are called as uncertainties or non-insurable risks, which are to be borne by the businessman. And since he bears all such risks and uncertainties, he should have a reward. उसके बदले में उसको रिवॉर्ड देना चाहिए. अवार्ड देना काफी होता है, लेकिन हमेशा अवार्ड देना काफी नहीं होता, रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए. अगर कोई एम्प्लॉय बहुत मेहनत करता है, महीने भर दुकान पे जाके काम करता है, और महीना खत्म होने के बाद उसके हाथ में ट्रॉफी दे दो और पगार नहीं दो तो चलेगा? No, sir. बोले यू आर द बेस्ट एम्प्लॉय, ये आपको हम कप दे रहे हैं, ये ट्रॉफी दे रहे हैं, ये रखिए आप. वो बोलेगा आपने अवार्ड दिया, रिवॉर्ड किधर है मेरा? तो रिवॉर्ड की जरूरत है कि नहीं सबको? तो इसलिए एज अ रिवॉर्ड प्रॉफिट कमाना जरूरी है. ओके, तो यहाँ के पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? आते हैं और आगे इसको पूरा कर लेता हूँ, फिर आपको रिवाइज करना.
यस बच्चों भाइयों, नेक्स्ट पॉइंट कोई पढ़ना चाहेगा अगर देख रहा है तो? सर्वाइवल। Survival. वॉइस में से पढ़ो कोई, चलो। Survival. Profit helps business. As well as Profit helps business as well as businessmen to survive and continue to exist for a long time in market and face competition. यस, प्रॉफिट होगा तभी तो बिजनेसमैन टिक पाएगा। सर्वाइवल का मतलब होता है टिकना लॉन्ग टर्म में। आपने ऐसी बहुत सी दुकानें देखी होगी आपके आसपास, शुरू करते हैं बेचारे 11 महीने पे किराए लेते हैं और 2 महीने में दुकान बंद हो जाती है, ग्राहक आता ही नहीं है। एक्सपीरियंस किया होगा सबने, देखा होगा, देखा है कि नहीं? तो वो सरवाइव नहीं कर पाते। किसी एरिया में कोई जगह भाड़े पे ली और वहां पे दुकान डाली, 1-2 महीना रुके, 3 महीना 4 महीना आ ही नहीं रहे कस्टमर, भाड़ा भरना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एम्प्लॉइज की सैलरी है, अल्टीमेटली यू विल हैव टू शट इट डाउन। तो इसलिए प्रॉफिट जरूरी है ताकि हम क्या कर सके, सरवाइव कर सके, टिक सके। सो प्रॉफिट हेल्प्स बिजनेस एज वेल एज बिजनेसमैन। प्रॉफिट दोनों को मदद करता है, बिजनेस भी टिकेगा और बिजनेसमैन भी टिकेगा। बिजनेसमैन तब टिकेगा जब बिजनेस टिकेगा, बिजनेस तब टिकेगा जब प्रॉफिट हो। helps business as well as businessmen to survive and continue to exist for long time, not for short time. Okay, आज हम लोग खुद ये इंस्टीट्यूट चला रहे, 20 साल, तकरीबन 20 साल के ऊपर हो चुके हैं पढ़ा के हमको, और अभी भी हम पढ़ा रहे, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो क्या ये सर्वाइवल है? यस। Yes, sir. ये सर्वाइव क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। आप बच्चों को पढ़ा के मुझे इनकम मिलती है, प्रॉफिट मिलता है और मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर स्टूडेंट्स नहीं आते, पढ़ने नहीं आते हमारे पास, तो हमने इसको कब का बंद कर लिया। तो इसलिए कंटिन्यूटी बिजनेस की तब रहती है जब प्रॉफिट होता है, टिकता बिजनेस तब है जब प्रॉफिट होता है। सो दैट्स व्हाई प्रॉफिट हेल्प्स बिजनेस एज वेल एज businessmen to survive and continue to exist for long time in the market as well as to face competition. कंपटीशन फेस भी कर पाओगे आप अगर आपके पास प्रॉफिट हो। कई बार ऐसा होता है ना, आपने जो दुकान शुरू की, ठीक आपके पड़ोस में भी वैसी दुकान शुरू हो गई, लेकिन वो नहीं है और आप बरसों से हो, आपने इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया कि अगर महीना 2 महीना आपके पास कस्टमर नहीं भी आए तो भी आप टिक पाओ। अब ये कोविड का ही ले लीजिए ना, कितने दुकानें कितने महीनों तक बंद थी, उसमें कितने दुकानदार बेचारे बर्बाद हो गए, बंद हो गई दुकानें, लेकिन कितने ऐसे दुकानदार हैं जिनके ऊपर कुछ खास असर नहीं हुआ लॉकडाउन का। वाई? क्योंकि उनके पास क्या था, सफिशिएंट एडिक्वेट प्रॉफिट। ओके, सो प्रॉफिट जरूरी है ताकि सरवाइव कर सके। ये यहाँ पे खत्म हो रहा है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो डायग्राम में दिया, एक्सप्लेन नहीं किया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कोई पढ़ना चाहेगा? किसकी बारी है? गर्ल्स की? Reputation or goodwill. Profit-making business can earn good reputation in market, which helps them to obtain loan, credit facilities, and other benefits. अगर प्रॉफिट मेकिंग होता है ना, आप देखिए एक आम आदमी जो इतना फेमस नहीं है, किसी बैंक में चला गया और जाके बोलता है मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, 1 लाख का। बोलेंगे ठीक है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न दिखाइए, आपकी इनकम कितनी है दिखाइए, आप क्या गिरवी रखोगे ये दिखाइए, आपका सब एड्रेस दीजिए, 3 साल का हिसाब किताब। बेचारे के जूते चप्पल घिस जाते हैं लोन लेने में आम आदमी के, और उसकी जगह पे कोई बड़ा आदमी चला गया, बड़ा आदमी घर से निकला भी नहीं, कोई फिल्म स्टार, समझो बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन साहब को कोई बड़ी फिल्म बनानी और उसके लिए उनको 10-20 करोड़ चाहिए, क्या उनको बैंक में जाना पड़ेगा या फोन पे उनका लोन पास हो जाएगा? फोन पे लोन पास हो सकता है, पास हो जाएगा, बिकॉज ही इज अ फेमस, ही इज अ रेप्यूटेड पर्सन, राइट? क्या होता है, एंड ही इज अ रेप्यूटेड पर्सन, ही इज अ फेमस पर्सन, क्योंकि उनका प्रॉफिट भी उतना है, वो कमाते भी उतना है। तो जब इंसान कमाने लगता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से उसकी गुडविल बढ़ती है। देखते लोग यार ये तो रिच मैन है, इसके पास तो अच्छा फ्लैट है, इसके पास तो अच्छी गाड़ी है, तो ये आदमी अगर हमारे पास कर्ज मांगने आएगा तो तुरंत दे देंगे क्योंकि ये हमारा कर्जा चुका भी सकता है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन खाली फोन करते हैं, मुझे या मेरे अकाउंट में इतना पैसा चाहिए,
लोन के रूप में और उनके अकाउंट में एक क्लिक पे पैसा आ जाता है। ओके सर, आ जाएगा। ओडी कहते हैं उसको, ओडी। ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट। हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर, ओवरड्राफ्ट? Yes, sir. आपके अकाउंट में 10 लाख है और आपको 15 लाख चाहिए, बैंक को फोन करो, 5 लाख का ओडी चाहिए। आप अगर फेमस हो और आप बैंक के रेप्यूटेड कस्टमर हो तो आपको तुरंत अकाउंट में 5 लाख आएगा, आपका 15 लाख का चेक भी पास हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है जो बिजनेसमैन को मिलता है, उस बिजनेसमैन को जिसका प्रॉफिट ज्यादा हो। वो क्या कमा सकता है बच्चों मार्केट में? Reputation. रेप्यूटेशन को कॉमर्स की दुनिया में गुडविल कहते हैं। गुडविल वर्ड सुना है कि नहीं सबने? Yes, sir. गुडविल का मतलब इज्जत। बिजनेस की दुनिया में जो आपकी इज्जत है, लोग आपको जानते हैं और उस इज्जत की वजह से आप लोन ले सकते हो, उधार खरीद सकते हो। तो वो इज्जत आपको इस वजह से मिली क्योंकि आपका बिजनेस प्रॉफिट है। देखिए, प्रॉफिट मेकिंग है। प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस कैन अर्न गुड रेप्यूटेशन इन मार्केट which helps them to obtain loans, credit facilities and other benefits. आज मेरे पास, मेरे बगल में किराने की दुकान है। मैं उस किराने की दुकान से रेगुलर सामान खरीदता हूँ, वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा कि मैं ऐसे ही कैजुअली गुजर रहा था और मुझे कुछ 50-100 का शॉपिंग करना पड़ा। मैंने लिया और मैंने उसको बोला, भाई साहब मैं पैसा भिजवाता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, आराम से दे दो, पैसा किधर भाग के जाएगा। ऐसा कब बोलेंगे? वो तब बोलेंगे जब आपकी रेप्यूटेशन है उनके सामने। यानी ज्यादा से ज्यादा आपको उधार मिल सकता है अगर आपकी रेप्यूटेशन, लेकिन अगर आपकी रेप्यूटेशन अच्छी हो सकती है तो खराब भी हो सकती है। प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस की रेप्यूटेशन हाई होती है तो लॉस मेकिंग बिजनेस की रेप्यूटेशन लो रहेगी, राइट? Yes, sir. जब आदमी बर्बाद हो जाता है फाइनेंशियली, कोई उसका साथ नहीं देता तो उसको कहीं से कोई हेल्प नहीं करता। ये दुनिया का दस्तूर है, सीधी बात है। जबकि अगर कोई किसी को मदद की जरूरत है और आप है तो आप जरूर मदद करें, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमेशा पैसे वालों का ही साथ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। दुनिया पैसे वालों का साथ दे वो अलग बात है, क्योंकि वो प्रोफेशन कर रहे हैं, बैंक का वो बिजनेस है, उनको उन्हीं को लोन देना पड़ेगा जो चुका पाएगा, ठीक है? लेकिन कहीं कहीं पे रियल लाइफ में हम को इंसानियत बता के लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। वहां पे बैंक की तरह प्रोफेशनल नहीं बने तो ज्यादा अच्छा है। सो दीज आर 8 points which make it clear that what is the role of profit, and I hope कि आप सबको समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा दस्तूर है, परंपरा है, उसके मुताबिक रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला याद आ गया सबको? याद रहेगा सबको? टोटल रेवेन्यू हाँ माइनस sir. Minus total cost. माइनस टोटल कॉस्ट। इसका मतलब भी समझ गए? रेवेन्यू मतलब इनकम, कॉस्ट मतलब खर्चा, आया माइनस गया इज इक्वल टू बचा, वो है हमारा प्रॉफिट। एंड व्हाई डू वी नीड प्रॉफिट? व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉफिट? यू कैन से। सबका एक ही जवाब है। पहला, प्रॉफिट क्या देता है इन्वेस्टर्स को? रिटर्न्स देता है। Return. रिटर्न्स देता है क्योंकि हमारे अलावा हम बिजनेस में पैसा लगाने वाले और भी इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, तो उनको सुकून मिलता है, उनको फेयर रिटर्न्स मिलेगा। तभी मिलेगा अगर एडिक्वेट प्रॉफिट हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, इनोवेशन करना है, कुछ ना कुछ नया करना है, आपको नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, इनोवेटिव प्रोडक्ट लाना है, तो उसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए? एडिक्वेट प्रॉफिट्स। और ग्रोथ एंड एक्सपेंशन तो तभी हो सकता है ना जब आपके पास एडिक्वेट प्रॉफिट हो। नई ब्रांच, नई आउटलेट, नया आउटलेट, डाइवर्सिफाई करना है। आप अब तक आप ताला चाबी बना रहे थे, अभी आपको साबुन भी बनाना है, तो नई फैक्ट्री, नई मशीन लगेंगे, डाइवर्सिफाई करना है, तो उसके लिए भी प्रॉफिट होना चाहिए। सो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। एफिशिएंसी आपके बिजनेस की तब बढ़ेगी जब आपके एम्प्लॉइज को आप टाइम पे पगार दोगे, उनको टाइम पे पेमेंट करोगे, बाहर वालों का कर्जा टाइम पे चुकाओगे, तो ये सब लोग आपको अच्छी सर्विस देंगे। टाइम पे लाइट बिल भरोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। बिल अगर आपने नहीं भरा तो अगले महीने भर दिया, ठीक है, लेकिन रेगुलरली अगर आप बिल भरते रहोगे तो आपकी बिजली का कनेक्शन वो काटेंगे नहीं। तो इन सब लोगों को जब टाइम पे पैसा दोगे ना, तो आपका बिजनेस स्मूथली चलेगा, एफिशिएंटली चलेगा और एफिशिएंसी और बढ़ेगी। कार्य कुशलता, काम करने की क्षमता और बढ़ेगी, कुशलता। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एज अ बिजनेसमैन हम सब ये चाहते हैं कि हम भी अपने बीवी बच्चों को अच्छी लाइफ दे, अपने फैमिली को अच्छी लाइफ दे और एक डिसेंट
स्टैंडर्ड हम सबको मिले, तो इसलिए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कमाने के लिए प्रॉफिट होना चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इट्स अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क, क्योंकि बिजनेसमैन कई तरह के रिस्क उठाता है, और खास करके नॉन इंश्योरेबल रिस्क जिनको अनसर्टेनिटीज कहा जाता है, जिसमें चेंज इन डिमांड, चेंज इन फैशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये सब ऐसे रिस्क हैं जो मुझे ही उठाने पड़ेंगे। तो उनको उठाने के बदले मुझे अवार्ड मिले, अच्छी बात है, लेकिन उससे जरूरी है ज्यादा मुझे रिवॉर्ड मिले, और उस रिवॉर्ड का नाम है प्रॉफिट। प्रॉफिट। यस, बस। और लास्ट 2 पॉइंट, सर्वाइवल। अगर आप सरवाइव नहीं करो, आपने जो नेशनल ज्योग्राफिक या ये जो एनिमल से रिलेटेड चैनल्स है वहां पर भी ये वर्ड बार बार सुना होगा ना, सर्वाइवल। सुना है कि नहीं? सर्वाइवल मतलब कि किसी एनवायरनमेंट में अपने आप को बचा के रखना, टिका के रखना। तो बिजनेस को भी अपने को दुनिया में टिकाना है, बचा के रखना है, तो उसको क्या कमाना जरूरी है? प्रॉफिट। सो नॉट ओनली बिजनेस बट ऑल्सो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव एंड कंटिन्यू their business in a long period in the market, and they can also face the competition. Keen competition can also be faced if they have handsome or adequate profits with them. And the last is reputation or goodwill. अच्छा प्रॉफिट होगा तो आपकी अच्छी गुडविल होगी, अच्छी गुडविल होगी तो आपको मार्केट से लोन मिल जाएगा, उधार मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। Okay, so this is what we call as rule of profit. तो बच्चों ब्रेक पे चले, अभी अकाउंट्स कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक दे रहा हूँ 5 मिनट का। 5 मिनट में अपनी नोटबुक रखी है, दोनों की अलग अलग नोटबुक बनाई है। फिर से पूछ रहा हूँ, रोज का एक ही सवाल। यस सर। यस सर। दोनों नोटबुक में जो पढ़ा है पिछला वो एक बार रिवाइज जरूर करना चाहिए सबको डेली बेसिस पे। ओके, आई विल बी बैक आफ्टर 5 मिनट्स। उसके पहले चाहो तो अकाउंट्स और ओसीएम रिवाइज कर लो। चलो 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 बच्चों, बैक टू योर सीट्स। Okay, now tell me how many terms, or you can say terminologies, we have learned till now in our 10 terms सीखे क्या हमने? यस सर। 10 terms में पहला क्या है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन पता है ना सबको ट्रांजैक्शन का मीनिंग? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके कितने टाइप्स है पता है? सेकंड, एंट्री। ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? एंट्री। एंट्री में क्या होता है? एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। जो बेनिफिट मिलता है वो डेबिट होता है, जो बेनिफिट हम देते हैं सामने वाले को वो क्रेडिट होता है, राइट? Yes, sir. ओके, एंट्री के एक्सप्लेनेशन को क्या कहते हैं? नरेशन Narration. और ये सब एंट्री जिस बुक में सबसे पहले लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? Journal. और जर्नल में जो एंट्री लिखते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? Journalization. Journalization. Journal is a book of prime entry, but journal is like general डिब्बा। तो वैसे ही एक और बुक है जिसमें स्पेशलाइज, यस, जर्नल के बाद सब्सिडरी बुक्स, जिसमें स्पेशलाइज बुक्स होती है जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से बनाई जाती है। कैश के लिए अलग बुक, क्रेडिट के लिए अलग बुक, स्मॉल कैश, पेटी कैश के लिए अलग बुक। क्या कहा जाता है उनको? सब्सिडरी बुक। Subsidiary books, and they are also the books of prime entry. Remember, 2 books of prime entries है हमारे पास, एक जर्नल और एक सब्सिडरी बुक आपके पास चॉइस है कि आप ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करें या सब्सिडियरी बुक्स में, या दोनों में, ठीक है? लेकिन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के बाद सारी एंट्रीज को कहाँ भेजा जाता है? लेजर में। तो लेजर इज द मेन बुक, इट इज द प्रिंसिपल बुक, इट इज अ मस्ट। और लेजर के बिना नहीं चलेगा। जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स ऑप्शनल है, लेकिन क्या लेजर ऑप्शनल है? नो। द प्रिंसिपल बुक, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुक ऑफ सेकेंडरी और फाइनल एंट्री।
Yes. 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 And जब Yes, sir. लेजर में हम एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? Posting. पोस्टिंग। यस। और ये सब सीखने के बाद शायद हमने बुक कीपिंग का मीनिंग पढ़ा। Yes, sir. सो पता चल गया कि बुक कीपिंग क्या है। इन्हीं बुक्स में घूमते रहना, जर्नल, सब्सिडरी बुक, लेजर, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। It is an art as well as science of recording the day-to-day business transactions in a separate set of books, and these books can be journal, ledger, subsidiary books, etc. So it is an art as well as Science. science. Of recording. शॉर्ट में शॉर्ट नोट है ये, शॉर्ट नोट भी नहीं कह सकते, नोट मेकिंग है ये। एग्जाम में आप सोचेंगे ये लिख के फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं। मैं आपको सिर्फ थोड़ा आपको कम शब्दों में ज्यादा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको जो बुक में लिखा है वो सब लिखना पड़ेगा। लेकिन ये भी कम तो नहीं है ना, आ ही रहा है ना सबको समझ में? बोलो यस या नो। Yes, sir. दिस विल हेल्प यू के यू कैन राइट 2 or 3 एक्स्ट्रा सेंटेंसेस ऑन योर ओन। वो आप बुक में से पढ़ोगे, जब हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको आएगा समझ। और बच्चों, बुक कीपिंग के बाद आपको क्या दिख रहा है? चेन ऑफ बुक कीपिंग। Yes. Yes. चेन ऑफ बुक कीपिंग मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रांजैक्शन जो है वो 2 बुक से होके गुजरता है। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन से बुक में रिकॉर्ड होते हैं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। Journal. बुक्स ऑफ प्राइम Journal. एंट्री में जर्नल और सब्सिडरी बुक, और वहां से उनको कहाँ भेजा जाता है? Books of secondary Ledger. entry. सेकेंडरी और Ledger. फाइनल एंट्री। क्या नाम है? Ledger. Ledger. दिस प्रोसेस इज नोन एज चेन ऑफ Bookkeeping. Chain of bookkeeping. चेन ऑफ बुक कीपिंग। यही लास्ट था क्या? चेन ऑफ बुक कीपिंग। Yes, sir. चेन ऑफ बुक कीपिंग के बाद और कुछ सीखा क्या? बोलो बोलो। नंबर 10 क्या था? चेन ऑफ बुक कीपिंग। Yes, sir. Yes. चलो आगे बढ़ते हैं, अभी 11 पे आते हैं। बुक कीपिंग का मतलब समझ गए। आपके सब्जेक्ट का क्या नाम है? बुक कीपिंग एंड Accountancy. इन शॉर्ट समझे। एग्जैक्ट डिटेल मीनिंग बाद में पढ़ेंगे, वैसे इन शॉर्ट अभी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अकाउंटेंसी का मीनिंग। अगर बुक कीपिंग एक आर्ट और साइंस है जिसमें हम रोज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कई बार ट्रांजैक्शन को सॉरी कई बार ट्रांजैक्शंस को सिर्फ रिकॉर्ड करना काफी नहीं होता, उस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई भी करना पड़ता है, उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज भी करना पड़ता है, उस ट्रांजैक्शन को एक एक पहलू देख के समझना भी पड़ता है। तो बुक कीपिंग से बड़ा होता है अकाउंटेंसी। और ऐसे ही हर एक ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, समझना, और जब साल खत्म हो जाता है तो रिपोर्ट देना। रिपोर्ट एक सिंपल सा एग्जांपल, अभी कोविड का माहौल है और आप अगर कोविड टेस्टिंग के लिए जाते हो तो वो आपके जो सैंपल्स है वो कलेक्ट करके क्या तुरंत आपको बता देते हैं? और अगर बता भी देते तो वो 100% ट्रू है क्या रिपोर्ट? No. उसको लैब में भेज के टेस्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, देखेंगे ये कौन सा वायरस है, उसको क्लासिफाई करेंगे, और फिर आपके हाथ में रिपोर्ट मिलेगी ना आपको नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद। बोलो Yes, sir. Yes, Yes. sir. ये रिपोर्ट ज्यादा वैलिड होगा। तो वैसे ही बुक कीपिंग से बड़ा होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या करता है? अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं हम लोग? कलेक्शन करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करके रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग करके समराइज करते हैं, जैसे नरेशन इज जस्ट लाइक समराइज। फिर क्लासिफाई करते हैं कि ये कौन सी बुक है, ये कौन सी बुक है, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश है, क्रेडिट है, क्लासिफिकेशन होता है। एनालाइज करते हैं, यानी हर एक ट्रांजैक्शन को डिटेल में समझते हैं और उसके बाद रिपोर्ट देते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में कि रिपोर्ट क्या है, अच्छी है, बुरी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है या बुरी है। So which one is wider? What do you say, bookkeeping or accountancy? Accountancy. Accountancy. So it is wider than bookkeeping. तो इसलिए इसको याद करिए
मैंने ऑलरेडी बच्चों YouTube पे ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो मैंने आपको देखने को कहा था होमवर्क में। देखा आपने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो वहां पर और भी डिटेल में मैंने लिखा है और बुक में से और भी पढ़ेंगे हम, लेकिन इन जनरल आपको कहना हो बुक कीपिंग क्या है तो बोलिए बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग द डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक्स। एंड सेट ऑफ बुक्स क्या है? जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, ये सब पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक है। जबकि अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, तो अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस। उस प्रोसेस में क्या होता है? कलेक्शन होता है, रिकॉर्डिंग होता है, समराइजिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, एनालाइजिंग होता है। किसका? ट्रांजैक्शंस का। और ये सब करके लास्ट में क्या होता है? रिपोर्टिंग होता है। किसका रिपोर्टिंग होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन Fine. अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस या नो? Yes, sir. अकाउंटेंट जो रहता है ना वो ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए लिखा है, देखिए एक नोट मैंने, बुक कीपिंग कैन बी डन बाय अ जूनियर अकाउंटेंट। एक जूनियर अकाउंटेंट बुक कीपिंग कर सकता है। आप भी, इवन आपने जर्नल एंट्री सीख लिया तो आप जर्नल एंट्री में एंट्रीज पास कर सकते हो, बुक कीपिंग कर सकते हो, लेकिन उसको फिर डिटेल में एनालाइज करना, समराइज करना, क्लासिफाई करना, ये काम करने वाला सीनियर अकाउंटेंट होता है। सो बुक कीपिंग कैन बी डन बाय जूनियर अकाउंटेंट, जिसको हम बुक कीपर कह सकते हैं, बट अकाउंटेंसी शुड बी डन बाय सीनियर और मेन अकाउंटेंट। क्योंकि एंट्री पास की, अभी आप लोग लर्निंग स्टेज में हो, 11th 12th में आप एंट्रीज पास करना सीख जाओगे, लेकिन उस एंट्रीज में आप कितने सही हो, गलत हो, क्या है क्लासिफिकेशन, उसको स्टडी करके कहाँ पे आपकी क्या गलती है, वो आपको आपके टीचर्स बताएंगे। आपको अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो आपके बॉसेस बताएंगे। तो वो एक मेन अकाउंटेंट हो गया, वो एक सीनियर अकाउंटेंट। ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? बुक कीपिंग क्या करता है? यहीं पे रुक जाएगा। बुक कीपिंग कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, बस, या बहुत बहुत तो समराइजिंग। लेकिन क्लासिफाई करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट करना, ये सब किसका काम है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग आ गया, समझ जाओ। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, इसलिए हमने सब्जेक्ट का नाम रखा है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। लेकिन अगर आप सिर्फ बुक कीपिंग कर रहे हो तो आप खाली बस उतना ही करोगे, ट्रांजैक्शन कलेक्ट करोगे और रिकॉर्ड करोगे और बहुत बहुत तो समराइज। लेकिन क्लासिफाई करना, उसको एनालाइज करना एक एक ट्रांजैक्शन को और फिर रिपोर्ट देना, ये काम कौन सिखाएगा आपको? अकाउंटेंसी सिखाएगा। Is that clear, dear students? Is that clear? What is Yes, accountancy? sir. Yes. बट आप अगर बुक में से पढ़ोगे वहां पे हो सकता है और लेंदी डेफिनेशंस, मीनिंग सब मिलेंगे, बट यहाँ पे कॉम्पैक्ट वे में समझ गए, बस उतना काफी है। और ये नोट जरूर याद रखिए, ठीक है? चलो, अकाउंटेंसी समझ गए, बुक कीपिंग भी समझ गए, सब्जेक्ट का नाम समझ में आ गया। बोलेंगे आप किसी को क्या पढ़ रहे हो, आप कह रहे हो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, अच्छा पढ़ रहा है, जरा बता बुक कीपिंग क्या है, तो कम शब्दों में बताना हो तो कह सकते हैं इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग द डे टू डे ट्रांजैक्शन, व्हाइल अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस, and this process not only collects and records but also summarize, classify, interpret, analyze all the financial information. And generally the accountancy job is done by senior and experienced accountant, कह सकते हैं। अब ये जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का काम जो होता है ना, ये एक एक साल से रिलेटेड होता है। आपकी पढ़ाई, आप अपने स्कूल में कितने साल पढ़ के आए? अगर 1st to 10th गिने तो कितने साल पढ़े? जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के पहले की जो पढ़ाई है वो छोड़ दो, पहली से लेकर 10वीं तक कितने साल होते हैं? 10 क्या हर साल एक ही जैसी पढ़ाई की? एक ही बुक थी, एक ही सब्जेक्ट था? No. No. एकेडमिक ईयर तो हर साल का अलग ही होता है ना, एकेडमिक ईयर, Yes. ठीक है? वैसे ही हम बिजनेस करेंगे 10 साल, लेकिन हर साल का हिसाब किताब अलग अलग होता है। तो हर साल के लिए हमको अलग अलग, ये 2021 की बुक्स है, ये 21-22 की बुक्स है, या ये 22-23 का हिसाब किताब, ऐसे 2 साल काउंट होते हैं। क्यों 2 साल काउंट होते हैं वो भी बता दूं। आप लोगों के एकेडमिक ईयर में भी 2 साल काउंट होते हैं कि नहीं? ये हमारा कौन से ईयर का बैच है? 21-22 FYGC 21-22 है ना, ये आप लोगों का है कि नहीं? तो 2 Yes. साल क्यों काउंट हुए? आपने ये 2 साल 21-22 क्यों बोले? क्योंकि ईयर बिगिंस इन जून, June. and
June 20 and it will end on April 21. May 21. Yes, तो 2 साल काउंट हो गए. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी ऐसे ही 1 साल के लिए मेंटेन किया जाता है, लेकिन सवाल उठता है वो साल कौन सा चुने. अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स, यूएस सब लोग कैलेंडर ईयर को चुनते हैं. कैलेंडर ईयर कब शुरू होता है? January. January. 1 जैन खत्म कभी होगा? 31st December. ईयर चेंज नहीं होता है ना कैलेंडर में. 1 जनवरी 2020 को अगर साल शुरू हुआ तो वो साल खत्म कभी होगा? 31st 31st December 2020. 2020 में ही होगा ना, कि 21 बोलोगे? 20 20. दिसंबर में, जैन टू दिसंबर में कैलेंडर नहीं बदलता. ओके, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक साल के बारे में, जिस साल का नाम है, पढ़िए क्या है? Accounting year. अकाउंटिंग ईयर. व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर? ये वो ईयर है जिसमें हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं. जैसे एकेडमिक ईयर वो ईयर है जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, तो वैसे ही अकाउंटिंग ईयर वो है जिसमें अकाउंट्स और बुक कीपिंग का काम किया जाता है. इट इज द पीरियड ऑफ 12 months फॉर विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. It is the period of 12 months for which books of accounts are Maintained. maintained. And it could be calendar year. Calendar year हो सकता है which runs from 1st January to 31st December, or it could be financial year. आपको अगर अपना अकाउंटिंग ईयर तय करना है ना, कि मैं मेरा हिसाब किताब रखूंगा और मेरा अकाउंटिंग ईयर ये रहेगा, आपके पास 2 चॉइस है. ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. अगर आपको अपना हिसाब किताब रखना है, आपके पास 2 चॉइस है कि मैं जनवरी से दिसंबर का हिसाब किताब रखूं या फिर अप्रैल से मार्च का. अगर मैं जनवरी से दिसंबर का हिसाब किताब रखता हूं तो जैन टू दिसंबर कौन सा ईयर हो गया? कैलेंडर ईयर. कैलेंडर ईयर. तो मैंने अकाउंटिंग ईयर के तौर पे किसको चुना? कैलेंडर ईयर. लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च का हिसाब किताब रखूंगा, जो कि ज्यादातर होता है, इंडिया में यही साल चल रहा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसको कहा जाएगा फाइनेंशियल ईयर. क्या कहेंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च? Financial year. अगर आपको अपना हिसाब किताब रखना है तो आपके पास 2 चॉइस है. या तो कौन से ईयर में बुक्स ऑफ मेंटेन कीजिए आप? Calendar year. कैलेंडर ईयर या फिर Financial year. फाइनेंशियल ईयर. कैलेंडर ईयर कब चालू होता है, स्टार्ट होता है? January to December. जैन टू दिसंबर चलता है. और फाइनेंशियल ईयर April to March. जो अगर अप्रैल टू मार्च होगा तो उसमें ईयर बदलेगा ना, फिर 21 22 हो जाएगा ना. Yes, sir. Yes, बात sir. करो. अभी जो ईयर चल रहा है, बताओ कब शुरू हुआ था ये ईयर? 1 अप्रैल 2021 में स्टार्ट हो गया. अब ये खत्म कभी होगा? 2022. 31st March 2020. 31 मार्च 2022 को खत्म होगा ना ये साल. Yes, sir. तो फाइनेंशियल ईयर के, तो ये आपकी मर्जी. लेकिन अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी. ध्यान से सुन. जो छोटे मोटे कारोबारी है, फेरी वाले, हॉकर्स, पेडलर्स, चीप जैक्स, पान स्टॉल, या जो घर घर में जाके चीजें अपने घर में बिजनेस करते हैं, ऐसे छोटे मोटे व्यापारी जो टैक्स नहीं भरते, जिनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के अंदर है, they don't pay taxes to the government, इनकम टैक्स, जीएसटी कुछ नहीं भरते, ऐसे ही छोटा मोटा मुश्किल से गुजारा चलता है, कभी रोड पे सामान बेचने बैठ गए, ऐसे लोग जो है वो जैन टू दिसंबर हिसाब किताब रख सकते हैं. लेकिन वो बिजनेसमैन जिसको इनकम टैक्स भरना है, जिसको इनकम टैक्स की फाइल बनानी है, भले ही इनकम टैक्स नहीं भरे लेकिन उसको फाइल बनवानी है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी इनकम बतानी है कि मैं इतना कमाता हूँ, और वो फाइल आपको हेल्प करती है. पता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपने इनकम टैक्स की फाइल नहीं बनाई, कल को उठ के आपको लोन की जरूरत पड़ेगी, लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक वाले क्या मांगेंगे आपके पास? इनकम टैक्स फाइल. तो इसलिए अगर आप टैक्स भरते हो तो आपको आईटीआर बनाना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न. आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न. पैन कार्ड नाम सुना है आपने? पैन कार्ड. Yes, Yes. sir.
permanent account number. पैन कार्ड का परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर जैसे आधार कार्ड है वो सिटीजन ऑफ इंडिया का प्रूफ है, वैसे पैन कार्ड जो है वो एक इनकम स्टेटमेंट सबमिट करने वाले का प्रूफ है, मतलब वो पर्सन है जो जितना कमाता है वो सरकार को बताता है, तो उसके लिए आपको पैन नंबर लेना पड़ेगा। और पैन कार्ड में आपको पैन नंबर मिलेगा जो आपको लाइफ टाइम वही नंबर होगा, कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा, वंस इन अ लाइफ, परमानेंट अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म। पैन कार्ड मिलेगा, फिर आप बिजनेस करोगे और आप गवर्नमेंट को टैक्स भरोगे या नहीं भरोगे, लेकिन आईटीआर भरोगे। आईटीआर मतलब हिसाब किताब दिखाओगे। कई बार ऐसा होता है कि टैक्स आपका माफ हो जाता है, टैक्स कम भी होता है, टैक्स बचाने की बहुत सारी स्कीम्स भी है, तो उस वजह से टैक्स हो सकता है कम भरना पड़े, लेकिन आपने आईटीआर भरा, इनकम टैक्स रिटर्न भरा। अगर आप आईटीआर भरते हो तो आपको जैन टू दिसंबर अलाउड नहीं है, आपको अप्रैल टू मार्च ही रखना पड़ेगा। यानी आपको कौन सा ईयर चुनना पड़ेगा? फाइनेंशियल। Financial year. ईयर। तो समझ गए अकाउंटिंग ईयर किसको कहते हैं? जिस ईयर में हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। और अकाउंटिंग ईयर आप दो में से किसी भी एक को चुन सकते हो, या तो किसको चुनो फटाफट, कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर या फिर और किसको चुनो फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर आप आईटीआर भर रहे हैं तो आपके सामने चॉइस नहीं है, यू विल हैव टू फॉलो फाइनेंशियल ईयर। चलो सब कुछ लिखा है। The period of 12 months for which books of accounts are maintained is called as Accounting year. accounting year. Could be a calendar year which runs from 1st Jan to 31st December, or it could be a financial year which runs from 1st April to 31st March. However, all those who file their income tax return, वो सारे लोग जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, आईटीआर भरते हैं, हैव टू फॉलो द फाइनेंशियल ईयर एज द अकाउंटिंग ईयर। उनको फाइनेंशियल ईयर को ही फॉलो करना पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके बारे में बाद में कभी हम बात करेंगे। आगे चल के फर्दर स्टडीज में सब्जेक्ट आने वाला है टैक्सेशन, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेशन, जिसमें आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, सबके बारे में सीखने मिलेगा। इकोनॉमिक्स में आप सीखोगे कि कितने टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो सब बात की बात। लेकिन जनरल रूल याद रखें, अगर आप आईटीआर सबमिट करते हो तो आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास आपका अकाउंटिंग ईयर एक ही रहेगा, और अकाउंटिंग ईयर रहेगा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस ऑन 1st April and ends on 31st March। ये दोनों समझ में आ गया? क्लियर? यस या नो में जवाब दो जल्दी। Yes, sir. चलो, और 3 टर्म्स, आज 15 पूरे हो जाएंगे मेरे ख्याल से। आपको 50 टर्म्स ये बैच हमारा फ्री लेक्चर का खत्म होगा तब तक सीखने मिलने चाहिए। बाकी देखता हूँ कुछ नए टर्म्स भी मैं ऐड कर रहा हूँ जो लास्ट ईयर के बैच में नहीं थे, एक्स्ट्रा कुछ और भी सोच रहा हूँ। आपको जितना हो सके सिखाने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आप कितना सीखते हो। अगले 2 टर्म्स, 3 टर्म्स और देख लीजिए। क्या दिख रहा है ऊपर? Final accounts. बच्चों बुक कीपिंग तो साल भर चलते रहते हैं, लेकिन जब साल खत्म हो जाता है, कब खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर? 31st March 2022। 31st मार्च 2022 तो इस साल की बात है। बाकी अगर मैं पूछूं आपको फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है तो बोलो 1st April, और खत्म कब होता है तो बोलो 31st मार्च। जब साल खत्म होता है ना तो हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस का रिजल्ट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है कि एवरेज है। एट द एंड ऑफ द ईयर आप भी साल भर पढ़ाई करके जानना चाहते हो ना अपना रिजल्ट, अपना स्टेटस। Yes, sir. कि पास हुए, फेल हुए, पास हुए तो कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज आए, पढ़ाई में बच्चा कमजोर है, वीक है, ओके, या स्ट्रॉन्ग है या एवरेज है। ये सब हम साल के एंड में जानते हैं किसके थ्रू? फाइनल एग्जाम्स और फाइनल रिजल्ट्स के थ्रू। वैसे ही बिजनेसमैन किसके थ्रू जानता है? Final accounts. फाइनल अकाउंट्स के थ्रू। तो फाइनल अकाउंट्स आप लोगों का अकाउंट्स का, एफआईजीसी के अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर है, सेकंड लास्ट है। मतलब जब ये एफआईजीसी की पढ़ाई खत्म होने को आएगी एंड में, तब आखिरी 1 महीने में हम लोग ये फाइनल अकाउंट सीखेंगे। ऑफ कोर्स डिटेल में आपको आएगा तब समझ में,
लेकिन फिलहाल उसका मतलब समझिए कि फाइनल अकाउंट्स क्या है। These are the accounts, फाइनल अकाउंट्स अकाउंट्स है और स्टेटमेंट्स है। मतलब साल के एंड में हम कुछ ऐसे अकाउंट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट बनाते हैं। वो कौन से अकाउंट होते हैं, कौन से स्टेटमेंट होते हैं, वो नहीं बताऊंगा, वो तो साल के एंड में पता चलेगा। बट इतना याद रखिए, साल के आखिर में हम कुछ ऐसा अकाउंट बनाते हैं, हिसाब किताब बनाते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे हमको क्या पता चलता है, प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ द, कब बनाते हैं ये, एट द एंड ऑफ द Accounting year. अकाउंटिंग ईयर। कौन सा हो सकता है, कैलेंडर और फाइनेंशियल। Financial. लेकिन हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे, Financial. फाइनेंशियल। Financial. क्योंकि बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बनना है ना, ऐसा कमा के टैक्स भरना है ना सबको। Yes, बोलो, sir. फिर दूसरों का भला करने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। अभी ओसीएम में क्या पढ़ा, प्रॉफिट का रोल पढ़ा कि नहीं, तो वो सब Sir, करने के लिए बड़ा sir, बिजनेसमैन। please. ओके, तो at the end of the accounting year, we want to know the financial results, whether profit or loss, and the financial position, whether the position is strong, weak or Average. average. तो जब हमको साल के एंड में जानना हो कि हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल ऑब्वियसली आपके एकेडमिक रिजल्ट्स आप जानते हो, तो ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब जानने के लिए साल के एंड में जो अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, जिनको बनाने के लिए अकाउंटेंट आता है, उसको कहा जाता है फाइनल अकाउंट्स। समझ में आ गया, फाइनल अकाउंट्स का मतलब इट्स अ Yes, सेपरेट एंड यूनिक चैप्टर। जर्नल के ऊपर अलग से चैप्टर है, सब्सिडियरी बुक्स के ऊपर अलग से चैप्टर है, लेजर के ऊपर अलग से चैप्टर है। फाइनल अकाउंट सबसे बड़ा चैप्टर, जो आपको 5 साल आने वाला है, ऑल 5 years। जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे फाइनल अकाउंट्स आएगा ही। एक साल ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंट सब्जेक्ट है और उसमें फाइनल अकाउंट्स नहीं। ओके, क्योंकि साल भर मेहनत करते, बिजनेस करते और साल के एंड में पता ही नहीं चले क्या कमाया क्या गवाया, तो फायदा क्या है बिजनेस का। एंड बिजनेस इज जनरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लास्ट टू क्या दिख रहा है, 14 Trading concern. Trading con. बच्चों। ये जितने भी टर्म्स हमने लिखे हैं, वो उसमें से कुछ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है और कुछ नहीं है। और जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है वो भी एक ही पेज के ऊपर सारे नहीं, अलग अलग पेज पे बिखरे हुए हैं। तो इसलिए हमने उसको एक साथ लाके आपको यहाँ पर दिया है, ताकि आप नोटबुक में सबको लाइन से लिखो और पढ़ते हुए समझते जाओ। बेसिक्स ट्रेडिंग कंसर्न, देखिए ये जो हिसाब किताब रखते हैं ना, बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी, वो 2 तरह के लोगों की होती है, एक ट्रेडिंग कंसर्न की और एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न किसको कहते हैं, जो लोग गुड्स को खरीद के गुड्स को बेचते हैं और प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उनको ट्रेडिंग कंसर्न कहा जाता है। नॉन प्रॉफिट कंसर्न किसको कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जो लोग गुड्स खरीद के नहीं बेचते, जो लोग सेवा के लिए काम करते हैं और उनका मेन मकसद प्रॉफिट नहीं है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, या आपका गणेशोत्सव मंडल, या आपका नवरात्रि मंडल, ये सब क्या है, ट्रेडिंग कंसर्न है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है। Not for profit. Not for profit concern. तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न पढ़ा देता हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या है, दी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था है विच इज एस्टेब्लिश्ड, जिसको शुरू किया जाता है नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग Services. Service to society. services to society. So these organizations are established. Established मतलब formed, स्थापित करना, शुरू करना, not for making profit but for rendering. Rendering means giving services to the society. And in what field? In the fields of art, science, sports, culture, charity, health. इन सब फील्ड्स में सर्विसेज देने के लिए जो संस्थाएं काम करती है, कुछ संस्थाएं आर्ट के लिए, कुछ साइंस के फील्ड में काम कर रही है, कुछ स्पोर्ट्स के लिए, कल्चर के लिए, चैरिटी और हेल्थ के लिए कितने सारे एनजीओस काम कर रहे हैं। ये सब लोग नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, जैसे कि स्कूल्स है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, एनजीओ है, स्पोर्ट्स क्लब है। ओके, और इनका और एक नाम है, ऑल्सो कॉल्ड एज, पढ़िए क्या लिखा है, Non-profitable. Non-profit concern. Non-profit organization. organization. शॉर्ट में इनको क्या कहते हैं, NPO. NPO. नेक्स्ट ईयर FYGC पास करके 12th में SYGC में जाओगे ना, तो इसके ऊपर अकाउंट्स में पूरा एक चैप्टर है, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न।
इस साल तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो सब ट्रेडिंग कंसर्न के ही है, मतलब जो लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं उनका हिसाब किताब पढ़ेंगे। अगले साल एक अलग से चैप्टर आप सीखोगे कि स्कूल का हिसाब किताब कैसे होता है, डिस्पेंसरी दवाखाना का हिसाब किताब कैसे होता है, हॉस्पिटल को कैसे प्रॉफिट लॉस वो लोग कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट लॉस वर्ड भी यूज नहीं करते ये लोग, प्रॉफिट लॉस वर्ड यूज नहीं करते ये लोग, वर्ड यूज करते हैं सरप्लस और डेफिसिट। प्रॉफिट के बदले क्या बोलते हैं लोग? surplus. Plus or और लॉस के बदले डेफिसिट। ये सब डिटेल में नेक्स्ट ईयर सीखोगे। फिलहाल ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया है, इसके बारे में 2-3 लाइन नॉलेज के लिए आपको समझ में आना चाहिए। तो ऐसी संस्थाएं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है उनको कहा जाएगा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। yes sir. तो फिर अगर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो तो कौन सा कंसर्न? Trading concern. ट्रेडिंग कंसर्न, द बिजनेस कंसर्न और एंटिटी। बिजनेस करने वाले लोगों के समूह को कंसर्न या एंटिटी कहा जाता है। एंटिटी का मतलब वैसे तो आत्मा होता है, लेकिन यहाँ पे आत्मा नहीं है। एंटिटी का मतलब है द आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे आपके सामने पंकज त्रिवेदी खड़ा है, माय नेम इज पंकज त्रिवेदी, माय नेम इज नॉट कुशल। कुशल इज द नेम ऑफ माय इंस्टीट्यूट, सो यू कैन कॉल मी एज इंडिविजुअल, बट कुशल इंस्टीट्यूट को आप क्या कह सकते हैं? Entity. एंटिटी कह सकते हैं। ओके, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे मुकेश अंबानी जो है वो इंसान है, लेकिन रिलायंस क्या है? Entity. आर्टिफिशियल पर्सन है ना, एंटिटी। तो जब कोई बिजनेस कंसर्न या एंटिटी जिसको एस्टेब्लिश यानी कि शुरू किया जाता है विथ ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग Profit. प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? बाय सेलिंग Goods. goods, and it is also called as commercial organization और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आपके घर के कदम बाहर गए, वैसे ही आपके सामने जितनी भी दुकानें और जितने भी चीजें बेचने वाले लोग हैं उनमें ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? ट्रेडिंग या नॉट फॉर प्रॉफिट? ज्यादा क्या मिलेगा? ट्रेडिंग ही Trading मिलेगा। concern. Trading. चाहे वो फेरी वाला है, हॉकर है, पेडलर है, चीप जैक्स है, पान स्टॉल है या मेडिकल स्टोर है, ऑल ऑफ देम आर डूइंग बिजनेस सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्वियसली फॉर अर्निंग प्रॉफिट, सो ऑल ऑफ देम आर Trading concern. तो आज हमने अकाउंट्स में बच्चों 5 टर्म सीखे हैं। अकाउंटेंसी मेन ये याद कीजिए, समझ में आया ना? पक्का बोलो अकाउंटेंसी का मीनिंग। विच वन इज वाइडर, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी? Accountancy is wider. वाइडर, इट इज अ प्रोसेस, और ये प्रोसेस में कलेक्शन होता है, रिकॉर्डिंग होता है, समराइजिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, एनालाइजिंग होता है। इन सब का मीनिंग बता दिया मैंने। और लास्ट में साल के एंड में रिपोर्टिंग होता है कि क्या हुआ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का और बिजनेस ट्रांजैक्शन का। इट इज अ वाइडर, और ये काम ज्यादातर सीनियर अकाउंटेंट करता है, बुक कीपिंग ज्यादातर बुक कीपर या जूनियर अकाउंटेंट। अकाउंटिंग ईयर वो होता है जिसमें आप अपने हिसाब किताब को मेंटेन करते हो, जैसे पढ़ाई लिखाई कैलेंडर ईयर में, वैसे ही अकाउंटेंसी अकाउंटिंग ईयर में। और अकाउंटिंग ईयर के लिए आपके पास चॉइस है, आप चाहे तो कैलेंडर ईयर फॉलो करें या आप चाहे तो Financial. Accounting year. Financial. Financial year. कैलेंडर ईयर चलेगा जनवरी से दिसंबर, तो फाइनेंशियल ईयर चलेगा अप्रैल टू March. मार्च। लेकिन मैं आपको और एक खबर देने जा रहा हूँ, बहुत जल्दी ही हमारे देश में भी पीएम साहब ये कानून लाने वाले हैं शायद, कि पूरे वर्ल्ड का एक ही ईयर हो, इसलिए शायद हमारे देश में भी कैलेंडर ईयर होने वाला है। क्योंकि इंडिया में अभी अप्रैल टू मार्च है, लेकिन जो यूके या यूरोपियन या जो दूसरी कंट्रीज है वहां पर अभी भी जैन टू दिसंबर है। तो इसलिए वहां की कंपनियां इधर आती है तो कंफ्यूजन हो जाता है, उनका अकाउंटिंग ईयर अलग है, हमारा अलग है। तो एक IFRS शुरू किया गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाया गया, और उसके मुताबिक कोशिश की जाएगी कि वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रूल्स एक जैसे ही हो और उनका जो ईयर हो वो भी एक जैसा ही। अभी यूएस और यूएसए में जो ईयर है अकाउंटिंग ईयर, वो कौन सा होगा? उन लोग के लिए नया साल कौन सा है? January. January to जनवरी December. टू दिसंबर। तो वहां की कितनी कंपनियां हैं? ओके, लेकिन अभी वहां का टैक्स फाइल रिटर्न 31 दिसंबर के हिसाब से फाइल होता होगा, यहाँ पे 31 मार्च। तो वो जो गड़बड़ होती है हिसाब किताब में वो ना हो, इसके लिए एक यूनिफॉर्म बेसिस बनने वाला है, सुनने में आया है मुझे भी। मैं कोई इस बारे में आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हो जाए तो अच्छा है, कोई बात नहीं। तब तक के लिए जब तक वो चेंज नहीं होता
हमारा एक ही अकाउंट है, अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर which runs from April to March. और जो लोग इनकम टैक्स नहीं भरते वो लोग तो अकाउंटिंग ईयर कोई भी रखे, क्या फर्क। जब इनकम टैक्स नहीं भरना था लोग अपने हिसाब से, अभी मोस्टली जैसे आपने ये सुना होगा, स्पेशली गुजराती में ये शब्द यूज होता है, चोपड़ा पूजन। सुना है क्या चोपड़ा पूजन? चोपड़ा पूजन दिवाली के दिन करते हैं। दिवाली के दिन अगले दिन जो नया साल होता है, लोग अपने बिजनेस के लिए एक बुक बनाते हैं, उसके ऊपर साखियां बनाते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं। तो कई लोग हैं जो दिवाली टू दिवाली मेंटेन करते हैं। तो हर कोई अपने अपने धर्म के हिसाब से, हर कोई अपने नए साल के हिसाब से, जैसे हिंदूज ने दिवाली से किया, मुस्लिम से अपना जो नया साल है वहां से शुरू किया, पारसी लोगों ने अपने नए साल से। लेकिन अगर वो टैक्स भर रहे हैं, ITR भर रहे हैं, तो उनके पास चॉइस नहीं है, उन सबको एक ही साल फॉलो करना है, अप्रैल टू मार्च। ओके। एंड फाइनल अकाउंट्स क्या है? जो साल के एंड में बनने वाले ऐसे अकाउंट्स ऑफ स्टेटमेंट्स जो साल के एंड में बनते हैं, जो आपको क्या बताते हैं? फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस जानो, और पोजीशन के लिए स्ट्रॉन्ग, वीक और एवरेज। और वो कैसे बनता है वो भी बताओ। और ये सब लोग जिनका हिसाब किताब हम रखते हैं, चाहे बुक कीपिंग करें, अकाउंटेंसी करें, वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो ट्रेडिंग या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ट्रेडिंग का मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट है, गुड्स को बेच के प्रॉफिट कमाना, उनको कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और इनको एनपीओ भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्ट है सर्विसेज देना। ओके, ये किसी स्पोर्ट्स या साइंस या कल्चर या आर्ट या चैरिटी या हेल्थ के लिए काम करता है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, एनजीओ वगैरह। और इनको एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। एनी क्वेश्चंस? नो सर। No, sir. का नो क्वेश्चंस? ओके, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना काफी है, और रोज की तरह होमवर्क देख लीजिए, दिख रहा है सबको? राइट दी अबाउट नोट्स। अगले लेक्चर का टाइम दिख रहा है सबको? Yes, sir. टुमारो सेम टाइम, सेम सब्जेक्ट्स। OCM में 2 से 3 लेक्चर्स जाने चाहिए, और क्योंकि मैंने कहा ना सबसे वास्ट OCM ही है थियरी में, प्रैक्टिकल में अकाउंट सबसे वास्ट है। इसलिए जितना कुछ है फर्स्ट चैप्टर में, ये जो चीजें है ना, ये अभी जो आपको सिखाई जा रही है, ये आपके करियर को बनाने वाली चीजें है। इतना तो महसूस कर सकते हैं ना, आप सब फ्यूचर में बनने वाले या तो अकाउंटेंट हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या कोई CS करने वाला है, और कुछ करे नहीं करे बिजनेस तो करेगा, अपने फादर का या फोर फादर्स की कोई दुकान हो उसको तो चलाएगा। तो ये हर जगह पे आपको काम आने वाली चीज है। तो इसीलिए सबसे पहले हम वो प्रैक्टिकल चीजें आपको सिखाते, जो आपको पढ़ाई में ही नहीं, एग्जाम्स में नहीं, बल्कि लाइफ में काम। Okay, that's all for the day. I'll see you in the next lecture. Okay, till then. Bye, sir.